जैसलमेर से 100 किलोमीटर दूर लौंगेवाला की पोस्ट थी, जिसे गार्ड कर रहे थे 23 पंजाब रेजिमेंट के मेजर चांदपुरी और उनके 120 जवान। 4 दिसंबर रात 12 बजे मेजर चांदपुरी की एक फॉरवर्ड टुकड़ी को उनकी तरफ बढ़ते हुए कुछ टैंक्स की आवाज आने लगी। अफरा तफरी में मेजर चांदपुरी को खबर दी गई। करीब 2000 सैनिक और 30 टैंक लौंगेवाला की तरफ बढ़ रहे थे। So there were no mines, there was no barbed wire, there was just one single strand of barbed wire. लेकिन पाकिस्तान की सोच में विचार नहीं हो सका कि माइनफील्ड नहीं होगा। मदद लौंगेवाला से 6 घंटे दूर थी। किसी भी हालत में 6 घंटे से पहले सादेवाला पर तैनात एक दूसरी टुकड़ी मेजर चांदपुरी की मदद के लिए नहीं पहुंच सकती थी। चांदपुरी के पास दो ही रास्ते थे कि स्टैंड फास्ट एंड फाइट और विद्रॉ। Like a good officer of the Indian Army, he decided to stand fast and fight irrespective of the consequences. रात के 2:30 बजे जैसलमेर एयरबेस के स्टेशन कमांडर को मदद के लिए एक रेडियो कम्युनिकेशन आता है। आर्मी चाहती थी कि जैसलमेर के फाइटर एयरक्राफ्ट्स लौंगेवाला में फंसे मेजर चांदपुरी की मदद करें। जैसलमेर एयरबेस तुरंत तैयारी शुरू कर देता है। सिर्फ 3 महीने पुराने इस बेस में भारतीय वायुसेना के हंटर जहाज थे। हंटर्स रात को उड़ तो सकते थे, पर नाइट विजन टेक्नोलॉजी ना होने के कारण वो रात को निशाना नहीं लगा सकते थे। सुबह का इंतजार करना जरूरी था। हमारा बेस कमांडर मिनी बाबा साहब ने उधर से वापस इधर आके बोला, हमारा लौंगेवाला इलाका में टैंक्स घुस गए। तो हमको बोला गया कि देखो तुम दोनों जाओ, ये रामगढ़ एरिया तक देखो। सुबह की पहली किरण पड़ते ही स्क्वाड्रन लीडर डीके दास और फ्लाइट लेफ्टिनेंट रमेश गोसाई ने टेक ऑफ किया। उनको इंस्ट्रक्शंस थे कि कोई भी पाकिस्तानी टैंक लौंगेवाला की तरफ बढ़ता दिखाई दे तो उसे उड़ा दो। वो जो लीडिंग टैंक आ रहा था, उसके दोनों तरफ से 2 टैंक आके बहुत धूल उठा रहा था। ट्रैक करके 900 यार्ड्स जब आया अंदाज में, तब मैंने रॉकेट को फायरिंग किया। मेरा नंबर 2 उधर से बोला, डायरेक्ट हिट, कंग्रेचुलेशंस। डायरेक्ट फायर, और कुछ ही पलों में टैंक आग की लपटों में खो गया। पर उसी पल दास के जहन में एक सवाल उठा। उन्हें पता था कि भारतीय टैंक्स भी लौंगेवाला के लिए रवाना हो चुके हैं और ऊंचाई से हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी टैंक्स में फर्क करना नामुमकिन था। दुविधा यह थी कि कहीं उन्होंने अपने ही टैंक पर तो निशाना नहीं लगाया। बस मेरा तो जान गया। मैं सोचा था मैं तो अभी खुदकुशी करना पड़ेगा। इत्तेफाक से उनका ये रेडियो कम्युनिकेशन इंडियन आर्मी पायलट कैप्टन सांगा ने सुन लिया, जो अपने कृषक विमान में लौंगेवाला की तरफ आ रहे थे। आर्मी ने उन्हें हालात का जायजा लेने भेजा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि 2 हंटर एयरक्राफ्ट ऊपर तकरीबन 3-4 हज़ार फुट के ऊपर वो सर्कल कर रहे हैं लौंगेवाला के ऊपर। तो फिर मैंने उनको रेडियो पे कॉल किया, तो उन्होंने कहा अपने आप को आइडेंटिफाई करो, आप कौन हो। ये तो आवाज सांगा का है। I said, can you see the battle zone? He said, yes sir. Now tell me whose tanks are these? और उसके बाद मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि ये टैंक जो है वहाँ पे काफ़ी बड़े वाले टैंक थे। तो मैंने कहा कि ये तो हमारे टैंक नहीं है। I said, Sangha, please confirm they are not Indian tanks, they are Pakistani tanks. मैंने कहा कंफर्म्ड है, बिल्कुल कंफर्म्ड है, एनिमी टैंक्स हैं, आप टैंक लॉन्च करो। हमारा तो मोरला पूरा वापस। हमें तो बच्चों अभी कहाँ जाएगा तुम लोग। फिर धड़ाधन हम लोग रॉकेट्स, उसके बाद गन्स चलाया।
Every time we go down to the range where either I take them on or they kill me. फिर क्या था? दास और गोसाई ने दुश्मनों के टैंक्स को उड़ाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को यकीन नहीं हो रहा था कि हाथ में आई हुई बाजी पलटती जा रही थी। दास और गोसाई के बाद उनके स्क्वाड्रन से दूसरे फाइटर पायलट्स ने भी एक के बाद एक उड़ान भरी और यह हमला जारी रखा। यह सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा। हर दिन पाकिस्तानी सेना पीछे हटती रही। जैसलमेर में डिनर का सपना देखने वाले पाकिस्तानी ब्रिगेडियर तारिक मीर रामगढ़ तक भी नहीं पहुंच पाए। थार रेगिस्तान के इस हिस्से को शाम तक वायुसेना ने पाकिस्तानी टैंक्स के कब्रिस्तान में बदल दिया। ये 2 दिन में वो कम से कम 27 टैंक हम लोग ने मार दिया। तो उनका तो वो स्पाइन को तो तोड़ दिया। स्क्वाड्रन लीडर दास और उनके साथियों को उनकी इस बहादुरी के लिए वीर चक्र और दूसरे मेडल से सम्मानित किया गया।